हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम हिस्ट्री कर रहे थे। उसमें हम पहुंच चुके थे वैदिक एज। ठीक है। तो वैदिक एज को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया। फर्स्ट हमारा था अर्ली वैदिक और सेकंड था लेटर वैदिक। ठीक है। तो जो हमने पहला टॉपिक लिया था वो था अर्ली वैदिक एज। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती थी, क्या उनका रिलीजन था, क्या उनका ऑक्यूपेशन था, किस एरिया में वो रहते थे। ठीक है। उनका पूजा पाठ कैसा था और उनकी ट्राइब कैसी थी, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था। ठीक है। और जो एनिमल्स थे, ठीक है, पशुपालन का कैसा क्या उनका व्यवस्था था। ठीक है। एंड और मैंने बताया था कि उनका जो जो मंडल था उसमें मैंने 4 पार्ट्स को डिवाइड किया। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो these all things we have covered in our previous lecture of history. Okay. तो आई थिंक चीज़ें आपको याद आ गई होंगी। सो लेट्स टुडे टेक नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लेटर वैदिक एज। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज के बारे में। ठीक। तो अर्ली वैदिक एज को हमने कवर कर लिया था। ठीक है। अब क्या है कि लेटर वैदिक एज में जो ये हमारे आर हैं, ठीक है, वो जब पहले क्या था कि पंजाब क्षेत्र में रहते थे। ठीक है। फिर वो मूव ऑन कर जाते हैं वहाँ से। फिर और मूव ऑन किस डायरेक्शन में करते हैं, वो करते हैं पूर्वी दिशा में और पहुँच जाते हैं कहाँ, गंगा यमुना रीजन में। मतलब कि किस एरिया में रहने लगे वो, गंगा यमुना रीजन में रहने लगे। ठीक है। पहले कहाँ थे वो, पहले पंजाब क्षेत्र में थे। अब ये हमारा हो गया डन। ठीक है। फिर क्या हुआ कि बिहार से जो हमारा वेस्टर्न यूपी तक का क्षेत्र है, ठीक है, उसमें क्या था कि बाद वाले आर्यन का क्षेत्र था वो बिहार से। और जो वेस्टर्न यूपी का पार्ट है वहाँ पे क्या था, पहले वाले हमारे आर्यंस रहते थे। ठीक है। और अब जब ये ईस्टर्न इंडिया की तरफ पहुँचते हैं तो पता लगता है हमें किस चीज़ के बारे में, आयरन के बारे में। ठीक है। अब आयरन का नॉलेज हो जाता है। ठीक है। और इसके आ जाने से सभी कुछ भी चेंज हो जाता है, जैसे उनका रहने का तरीका, उनका ऑक्यूपेशन। ठीक है। और जैसे कि किंगडम्स बन जाएगी यहाँ पर, वीपन्स बनेंगे। ठीक है। और स्टेट क्या नाम है, स्टेट को डिवाइड किया जाएगा, स्टेट सिस्टम आ जाएगा इस आयरन की नॉलेज मात्र से। ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जो आयरन था, तो आयरन क्या हो जाएगा, आयरन प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट दिस एज। ठीक है। तो जैसे कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि इंडस में ऐसी कौन सी मेटल थी जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। ठीक है। कि इंडस में तो हम कॉपर के बारे में जानते थे। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि आयरन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। आयरन के बारे में सही पता लगता है कब हमको, लेटर वैदिक एज में, मतलब कि उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। समझ में आया। अब क्या होता है कि जितनी भी हमारी सारी आयरन्स की माइंस हैं, ठीक है, वो कहाँ मिलती है, ज़्यादातर मिलती हैं बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में। ठीक है। और सब मतलब कि उत्तर साइड में मिलती हैं। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट हमारा एरिया हो गया गंगा यमुना रीजन में रहते थे, उनको आयरन का नॉलेज मिला। उसके बाद क्या होता है कि आते हैं एग्रीकल्चर पर। ठीक है। अब इनका मेन जो ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर। ठीक है। पशुपालन तो इम्पोर्टेंट था ही था, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है। लेटर वैदिक एज में। ठीक है। तो दे वर मोर इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन ऑफ राइस। ठीक है। पहले क्या था हमारा कि हमको गेहूँ तो मिल ही गया था, बाजरा मिल गया था, लेकिन अब हमको बहुत ही बड़ी स्केल पर मिलता है क्या, राइस। ठीक है। राइस मिलता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि जो ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर अब राइस की क्रॉप होती है। ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम बोलेंगे कि एग्रीकल्चर हैड बिकम द
देयर मेन ऑक्यूपेशन नाउ, ठीक है, क्योंकि वो खेती करने लगे, ठीक है, जब वो खेती करने लगे तो वो उसमें बिजी रहने लगे, ठीक है, ठीक। तो एग्रीकल्चर की वजह से अभी ये सेटल्ड लाइफ जीने लगते हैं, ठीक है। पहले क्या था कि उनके साथ पशुपालन था, तो जब तक उनको पास्चर मीन्स कि चारागाह मिलता था, ठीक है, क्योंकि पशु जो होते हैं उनको बिना चारा के वो तो रह सकते नहीं हैं। जब तक उनको चारागाह अवेलेबल रहता है तब तक वो वहाँ रहते हैं, अदरवाइज वो मूव ऑन कर जाते, ठीक है, और दूसरी जगह ढूंढते थे। तो उनकी क्या थी लाइफ, सेमी डोमेस्टिक लाइफ थी, ठीक है, किसमें, अर्ली वैदिक एज में। बट लेटर वैदिक एज में जब से एग्रीकल्चर आ गया तो वो अब यहाँ पे सेटल लाइफ जीने लगते हैं, ठीक है। और क्योंकि एग्रीकल्चर में एक ही जगह अगर रहेंगे तो तभी हमको एग्रीकल्चर का अच्छे से अच्छा आउटपुट निकल के आएगा, अदरवाइज उसमें हम आउटपुट के बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इनकी लाइफ क्या हो गई, सेटल्ड लाइफ हो गई, ठीक है, किसकी वजह से, कल्टीवेशन की वजह से। आप कभी भी चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जितनी भी चीज़ें हैं इनको रिलेट करके अगर पढ़ेंगे ना तो आपको ये बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन हो गया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में क्या था, कल्टीवेशन ऑफ राइस था। कल्टीवेशन ऑफ राइस की वजह से अपनी लाइफ में बिजी रहने लगे, ठीक है, तो उनकी लाइफ हो गई सेटल्ड, ठीक है। एक दूसरे से एक दूसरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस। उसके बाद क्या होता है कि जो इनका रिलीजन था, ठीक है, इसमें क्या था कि एनिमल जो सेक्रीफाइसेस थे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, ठीक है। तो एनिमल सेक्रीफाइसेस मैंने बताया था कि इसमें कि मंत्र बोलना था, साथ ही यज्ञ का भी प्रावधान था, ठीक है। आपको बताया था मैंने। अब यहाँ यज्ञ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एनिमल सेक्रीफाइस के साथ साथ यज्ञ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले हम मंत्र बोलते फिर यज्ञ करते, यज्ञ के बाद ही हम पशु की बलि करते थे, ठीक है, ओके। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम यहाँ पर यज्ञ को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। पहला हमारा जो है यज्ञ वो है राजसूय सेक्रीफाइसेस, मतलब राजसूय यज्ञ था। इसमें क्या था कि इसका मतलब होता है रॉयल कोरोनेशन, ठीक है, हाँ, इसका मतलब होता है राज्य कोरोनेशन, मतलब कि राजशाही उत्सव, ठीक है। राजशाही ठाट बाट जो हमारा होता है उसको हम जब हमको इस यज्ञ के अंदर हम इसका सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है, राजसूय यज्ञ का, ठीक है, समझ में आया। दूसरा क्या है कि वाजपेयी यज्ञ, इसमें क्या होता है कि ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, विजय प्राप्ति के बाद हम इस यज्ञ का प्रावधान करते हैं, ठीक है। विजय होने का जो उत्साह हमारे अंदर होता है तो उसको हम बोल देते हैं ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि अश्वमेध सेक्रीफाइसेस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट तीनों हैं। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि किस यज्ञ का क्या मीनिंग है और क्यों करते हैं, ठीक है। वैसे तो सारे यज्ञ में उनके मीन्स जो हैं हिडन है। जैसे वाज्य है तो वाज्य मतलब विजयी, ठीक है, इसको आप माइंड रखिएगा। और राजसूय मतलब कि राजशाही ठाट बाट जब हमको मिल जाता तब हम इस यज्ञ का प्रावधान करते थे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है अश्वमेध। इसका बहुत ही बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसमें क्या लॉजिक है इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक। तो कह रहा है कि वो राज्य मतलब जो पहले क्या था, कबीलों में बटा हुआ था ना, पहले तो कबीलों में बटा हुआ था। तो इसमें क्या कह रहा है कि राज्य, जैसे कि कोई राज्य है, ठीक है, वो किसी और राज्य को अपने ही अंदर सम्मिलित करना चाह रहा है या अपने में मिलाना चाह रहा है, ठीक है। तो वो उससे क्या करता है, युद्ध करता है। तो युद्ध करने के पश्चात जब वो जीत जाता है तो इस यज्ञ का प्रावधान होता है और उस पूरी सारी ज़मीन को और उस सारे क्षेत्र को वो अपने राज्य में सम्मिलित कर लेता है, ठीक है। तो यही है इसका मतलब ये कंक्लूजन, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि कोई राज्य है, ठीक है, हाँ, और वो दूसरे राज्य को अपने में सम्मिलित करना चाहेगा
तो कौन सा यज्ञ का प्रावधान होगा, तो अश्वमेध यज्ञ का प्रावधान होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ जो अश्वमेध यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के बाद विजयी होता था उसे एम्परर मानते थे। ठीक है, शासक मानते थे। ठीक, समझ में आया, एम्परर बोल देते थे उनको हम। ठीक, अब आपको बताते हैं, इसका एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है और ऐसे ऐसे। ठीक है, ये जो हमारा मेन एरिया है, ठीक है, मेन है, और ये सारे इनके सराउंडिंग एरियाज़ हैं, छोटे छोटे एरियाज़ हैं या फिर स्टेट्स हैं। तो ये क्या करते, ये यहाँ से अपनी सेना भेजते, किसके लिए, युद्ध करने के लिए। ठीक है, ठीक, और अगर ये जो यहाँ मेन है इस छोटे वाले एरिया से युद्ध में जीत जाता तो ये पूरा एरिया सॉरी, ये पूरा एरिया उसका हो जाता। ठीक है, सॉरी। तो ऐसे कर करके जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ से ये युद्ध करता। अगर ये इसके उसमें सम्मिलित हो जा रहा है, इसको विजय मिलती है युद्ध के पश्चात, तो क्या करता है, ये एरिया इसका हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे करके एक एक राज्य को ये जीतता जाता है और अपनी आर्मी के थ्रू, आर्मी क्या मतलब कि आगे आगे मतलब कि घोड़े चलते और उनके पीछे पीछे जो उनके सैनिक थे, इसलिए इसको आर्मी बोलते थे। ठीक है, तो ऐसे ही सारे एरिया को कवर कर लेता था। आप आई होप चीज़ें आपको क्लियर आई होंगी। ठीक है, हो जाएंगी, हो गई होंगी अब तक। तो किसी मेन राज्य में किसी दूसरे छोटे राज्य को अपने आप में सम्मिलित करने के पश्चात जो यज्ञ होता था उसको हम बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, इसमें जो एरिया को कवर कर लेते या फिर जो भी जीत लेता था उसे हम बोल देते थे एम्परर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज अर्ली वैदिक एज, और हमारा लेटर वैदिक एज भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम वैदिक एज ख़त्म होता है यहाँ पर, तब उसके बाद हम देखते हैं कि भारत जो है बट गया है षोडश महाजनपद में। ठीक है, तो 600 BC के बाद जो है जो इंडिया वो बढ़ता है षोडश मतलब क्या होता है, 16 महाजनपद। ठीक है, 16 बड़े महाजनपदों में बढ़ जाता है। तो मैंने वैदिक एज का इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया है। ठीक, जितनी भी चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट लगी उसको मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अगर कुछ भी छूटता है तो प्लीज़ मुझे आप बताइए। ठीक है, मैं उसको फिर से रिपीट करूँगी। ठीक है, और मैंने पूरी कोशिश करके चीज़ों को अच्छे से ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम कल नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ रिस्पॉन्स टू मी। ओके।